नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। दक्षिण कोरिया में देर रात को सड़क पर अचानक सेना के टैंक उतर आए। मार्शल लॉ का ऐलान हो गया। राष्ट्रपति यून सुक योल ने सेना को आदेश दिया कि वो संसद पर कब्जा कर ले। विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए, लेकिन विपक्ष की तेजी के आगे राष्ट्रपति की रणनीति फेल हो गई। सेना के संसद में पहुंचने से पहले रात में ही संसद सत्र बुला लिया गया और सांसदों ने यून के आदेश को पलट दिया और अब संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। इस पर 2 दिन बाद वोटिंग होगी तो अचानक ही दक्षिण कोरिया की सियासत में उठा सियासी तूफान। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रूडो को ट्रंप की सलाह, कनाडा को बना दे अमेरिकी राज्य। 2 महीने में ही फ्रांस की सरकार घिरी संकट में। और चलते चलते में देखेंगे 60 साल बाद मिले लापता शहर। तो साउथ कोरिया में 3-4 दिसंबर की रात महाभारत छिड़ गई। वैसे तो साउथ कोरिया में लोकतंत्र है, सरकार का चुनाव जनता करती है, लेकिन साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून देश की सत्ता एक तानाशाह की तरह चलाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि विपक्ष को किसी भी तरह का दखल देने का अधिकार दिया जाए। सत्ता में लंबे समय तक चिपके रहने की चाह हिलोरे मार रही थी। जनता खिलाफ हुई तो यून ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया। जिन लोगों को साउथ कोरिया की जनता ने चुनकर संसद में भेजा, उन्हें उत्तर कोरिया का समर्थक बताना शुरू कर दिया। सड़क पर सेना को उतार दिया गया, लेकिन विपक्ष और जनता के भारी विरोध के बीच यून को आखिरकार झुकना पड़ गया। मार्शल लॉ का आदेश 6 घंटे ही टिक पाया। 6 घंटे बाद राष्ट्रपति यून फिर जनता के सामने आए और उन्होंने मार्शल लॉ हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन यून ने मार्शल लॉ अपने मन से नहीं हटाया, बल्कि उन्हें जनता और विपक्ष ने एकजुट होकर इसे हटाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल मार्शल लॉ का ऐलान होते ही विपक्षी दल के नेता और हजारों लोग सड़क पर आ गए थे। सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की, सेना उतार दी गई, सेना के टैंकों की परेड शुरू हो गई। कोशिश थी कि सबसे पहले संसद पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति यून की चाल को विपक्ष पहले ही भांप गया और वो उनसे पहले ही संसद पहुंच गया। अधिकांश सांसद संसद भवन पहुंच चुके थे और रात को ही संसद की कार्रवाई शुरू कर दी गई। संसद चलाने के लिए 150 सांसदों की जरूरत पड़ती है और जब तक सेना संसद पर कब्जा करती, पर्याप्त सांसद संसद भवन पहुंच गए। सेना ने विपक्ष के कई सांसदों को हिरासत में भी लिया। संसद भवन के उस हॉल में प्रवेश की कोशिश की गई जहां कार्रवाई चल रही थी, लेकिन सांसदों ने हॉल के दरवाजे बंद कर लिए और वोटिंग शुरू करा दी गई। सेना ने हॉल की खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जब तक सेना हॉल में प्रवेश करती, तब तक वोटिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। नेशनल असेंबली के 300 में से 190 सांसदों ने राष्ट्रपति के मार्शल लॉ वाले प्रस्ताव को मतदान कर गिरा दिया। इसके बाद राष्ट्रपति को मार्शल लॉ हटाना पड़ा और सेना को भी वापस बुलाने के आदेश देने पड़े। मार्शल लॉ के खिलाफ सत्ता पक्ष के सांसद भी विपक्ष से मिल गए। इसके बाद राष्ट्रपति को मार्शल लॉ को हटाना पड़ा। हालांकि राष्ट्रपति यून को अभी भी लगता है कि उनका फैसला सही था। यून का कहना है कि उत्तर कोरिया के समर्थक सत्ता पर कब्जे की कोशिश में है, इसलिए मार्शल लॉ लगाया गया था। अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति यून को मार्शल लॉ लगाने की जरूरत पड़ी क्यों। दरअसल दक्षिण कोरिया की संसद में 300 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 151 का है। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में जनता ने विपक्षी पार्टी डीपीके को भारी जनादेश दिया था। सत्ताधारी पीपल पावर को सिर्फ 108 सीटें मिली, जबकि विपक्षी पार्टी डीपीके को 170 सीटें मिली। विपक्षी पार्टी के बहुमत में होने के चलते राष्ट्रपति अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति यून ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से उनकी लोकप्रियता भी घटती चली गई। हाल ही में आए एक सर्वे में राष्ट्रपति की लोकप्रियता 17% के करीब बताई गई और इसी के चलते उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन उनकी ये कोशिश भी फेल हो गई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति यून को इसका गंभीर परिणाम आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। अब उनकी पार्टी में भी इस फैसले के खिलाफ बगावत के आसार दिखाई देने लगे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो मुसीबत में हैं। पहले तो हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी रणनीति फेल हो गई और अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जैसे ही वो सत्ता संभालेंगे, कनाडा के सामान पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप से धमकी मिली तो ट्रूडो तुरंत ही बिना सूचना के अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया कि या तो कनाडा सुधर जाए, नहीं तो सजा भुगतने को तैयार हो जाए। सजा से बचना है तो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दे। फॉक्स न्यूज में दावा किया गया कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने ट्रूडो को सख्त चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा कि कनाडा ने 70 से ज्यादा देशों के अवैध प्रवासियों सहित ड्रग्स डीलरों के लिए अमेरिका में प्रवेश का रास्ता दिया है। अगर कनाडा सीमा मुद्दों और व्यापार घाटे को ठीक नहीं कर सकता है तो वो अपने कार्यकाल के पहले दिन सभी कनाडाई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इस पर ट्रूडो ने जब कहा कि इससे कनाडा को जबरदस्त नुकसान होगा तो ट्रंप ने जवाब दिया कि क्या आपका देश तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि वो अमेरिका को $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान ना पहुंचा दे। अगर कनाडा की अर्थव्यवस्था नहीं संभल सकती तो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। ट्रंप की बात सुनकर कनाडा के प्रधानमंत्री घबरा गए, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर हंसने लगे। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ट्रूडो से आगे कहा कि प्रधानमंत्री पद एक बेहतर पद होता है। हालांकि वो अभी भी 51वें राज्य के गवर्नर हो सकते हैं। अमेरिकी गवर्नर का पद भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान ट्रंप के एक सहयोगी ने ट्रूडो से कहा कि अगर कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बनता है तो वो एक उदारवादी राज्य होगा। इसके बाद ट्रंप ने ट्रूडो पर एक और तंज कसा और कहा कि कनाडा बड़ा राज्य है, हम उसे 2 राज्यों में विभाजित भी कर सकते हैं, एक रूढ़िवादियों के लिए और दूसरा उदारवादियों के लिए, और एक राज्य का गवर्नर ट्रूडो को होना चाहिए। वैसे कहा जा रहा है कि ट्रंप ने भले ही ये बात बेहद हल्के अंदाज में कही, लेकिन इसे कनाडा के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप के खूबसूरत शहर फ्रांस में इस समय राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर के खिलाफ लेफ्ट और राइट एक हो गए हैं। फ्रांस की वामपंथी पार्टियों के साथ ही दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसे लेकर नेशनल रैली नेता मरीन ले पेन ने कहा कि फ्रांस के लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, बार्नियर ने चीजों को बदतर बना दिया है और उन्हें बाहर करने की जरूरत है। हम सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सांसद अपने प्रस्ताव के साथ ही वामपंथी दल के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में भी वोट करेंगे। साफ है, फ्रांस की सरकार मुश्किल में है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए संसद में 288 वोटों की जरूरत है, जबकि आरएस और वाम दलों के पास 330 सदस्यों का समर्थन है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा। इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे बार्नियर की योजना को बड़ा कारण बताया जा रहा है। दरअसल बार्नियर ने ऐलान किया था कि अगर संसद सामाजिक सुरक्षा वित्त पोषण योजना का समर्थन नहीं करेगी तो भी वो इसे आगे बढ़ाएंगे। इसका विरोध आरएन और वाम दलों की तरफ से किया जा रहा है। बार्नियर सितंबर की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अब उनकी सरकार संकट में है। अगर बार्नियर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो 1962 के बाद फ्रांस में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिरने वाली ये फ्रांस की पहली सरकार होगी। इसके साथ ही ये फ्रांस के इतिहास में सबसे कम समय तक चलने वाली सरकार बन जाएगी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मैक्रो मौजूदा मंत्रियों को अस्थायी तौर पर कामकाज संभालने के लिए कह सकते हैं और नए प्रधानमंत्री की तलाश शुरू करेंगे। तो दूसरी तरफ वामपंथी गठबंधन वामपंथी विचारधारा की कैबिनेट की मांग कर रहा है। कुछ विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति मैक्रो से इस्तीफे की भी मांग की है, लेकिन मैक्रो ने इसे खारिज कर दिया। फ्रांस के संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली को कम से कम 1 साल तक बरकरार रहना जरूरी है और इसलिए जल्दी चुनाव की संभावना नहीं है। और अब चलते चलते में देखेंगे 60 साल बाद वापस मिला खोया हुआ शहर। आमतौर पर कभी किसी का सामान खो जाता है, कभी कोई व्यक्ति ही लापता हो जाता है, लेकिन इस बार पूरा शहर ही खो गया। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी ऐतिहासिक खोज में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे छिपे एक गुम हुए शहर का पता लगाया है। नासा के स्कैन से ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे दबे एक शहर का पता चला है। इसके लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया उससे आमतौर पर वैज्ञानिक अंटार्कटिका जैसे वातावरण में बर्फ की चादर की मोटाई मापते हैं। जानकारी के मुताबिक नासा के गल्फ स्ट्रीम 3 जेट पर सवार वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2024 में उत्तरी ग्रीनलैंड के ऊपर उड़ान भरते वक्त आधुनिक रडार उपकरण UAV SAR का इस्तेमाल कर कुछ तस्वीरें खींची थी, जिससे वैज्ञानिकों को बर्फ की गहराई में छिपे स्ट्रक्चर को साफ तौर पर मापने में मदद मिली। इस दौरान रडार से ली गई एक तस्वीर से बर्फ के नीचे एक छुपे हुए शीत युद्ध युग के शहर का पता लगाया गया है। इसका नाम कैंप सेंचुरी है, जो एक सैन्य अड्डा था। इसे 1959 में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर की सतह के नीचे सुरंगों का जाल काटकर बनाया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1967 में इस शहर को छोड़ दिया गया, जिसके बाद से इसके ऊपर बर्फ जमती गई। ये शहर सतह से कम 30 मीटर यानी 100 फीट नीचे बर्फ के अंदर दब गया।
नासा के एक वैज्ञानिक ने बताया कि इस डेटा में इस गुप्त शहर के अलग अलग स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दिए जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। तस्वीर में बेस के नियोजित लेआउट का खुलासा हुआ है, जिसमें कई एक जैसे स्ट्रक्चर शामिल हैं और साथ ही इसमें कई तरह की फैसिलिटी सुरंगें साफ दिखाई दे रही हैं। वैज्ञानिकों के इस खोज ने न केवल अतीत के रहस्यों को उजागर किया, बल्कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के पानी के स्तर में बढ़ोतरी से जुड़े रिसर्च को एक नई दिशा भी दे दी है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।